भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आंकड़े सिर्फ कागज पर दर्ज संख्याएं नहीं, बल्कि पहचान, अधिकार और भविष्य की सामाजिक संरचना के संकेतक बन चुके हैं। पहचान की राजनीति, आरक्षण की बहस और सामाजिक न्याय की मांगें, इन सभी का दिल धड़कता है जातिगत आंकड़ों के भीतर। जाति आधारित जनगणना का सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। क्या यह कदम वंचित वर्गों को उनके हक तक पहुंचाएगा या यह समाज को और अधिक टुकड़ों में बांट देगा? क्यों हो रही है इस जनगणना की मांग? क्या इससे भारत मजबूत होगा या और अधिक जटिल? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप की गणना शुरू की, लेकिन असली राष्ट्रीय जनगणना 1881 में हुई। तब से लेकर आज तक हर दशक में जनगणना होती आई है, सिवाय 2021 के, जिसे कोविड-19 महामारी के चलते टाल दिया गया। 1931 की जनगणना आखिरी थी, जब भारत में जातियों की विस्तृत सूची दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट में देश की सामाजिक संरचना का गहराई से विश्लेषण किया गया था। तब से अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गणना होती रही। ओबीसी और बाकी जातियों के आंकड़े छाया में रह गए। लेकिन 2000 के दशक के बाद ओबीसी वर्ग की जनसंख्या को लेकर देश भर में चर्चा बढ़ने लगी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं, जिससे ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। लेकिन सवाल बना रहा, ये 27% किस आधार पर तय किए गए? क्योंकि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का कोई ठोस सरकारी आंकड़ा नहीं था। 2011 की जनगणना में पहली बार एसआईसीसी, सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के तहत जातिगत आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन 13 साल बाद भी ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों? सरकारों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़ों की संवेदनशीलता और राजनीतिक नतीजों की आशंका इसकी वजह हो सकती है। 2023 में एक बड़ा घटनाक्रम। बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जातीय सर्वे कराया। परिणाम चौंकाने वाले थे। राज्य की 80% से अधिक आबादी ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी वर्ग से थी। इसने एक लहर पैदा कर दी। क्या यही सच्चाई पूरे भारत की है? राजनीतिक दलों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी जैसे दलों ने इसका स्वागत किया, जबकि कुछ संगठनों ने इसे समाज में नई दीवारें खड़ी करने वाला कदम कहा। 2025 में केंद्र सरकार ने बढ़ते दबाव के बीच एक ऐतिहासिक घोषणा की। 2026 की जनगणना में अब व्यापक जातीय आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यह निर्णय संसद में लंबी बहसों, राज्य सरकारों की मांगों और जनता के दबाव का नतीजा था। सरकार ने कहा, हमारे लक्ष्य हैं समावेशी विकास, लक्षित नीतियां और डेटा पर आधारित निर्णय प्रणाली। जातीय आंकड़े इन तीनों को मजबूत करने का माध्यम बनेंगे। लेकिन हर पहलू के दो चेहरे होते हैं। जातीय जनगणना को समर्थन भी मिला और विरोध भी। समर्थकों का तर्क है, यह सामाजिक न्याय को सशक्त करेगा, हाशिए पर पड़ी जातियों को पहचान और अधिकार देगा, आरक्षण और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। विरोधियों का कहना है, जातिगत पहचान को और गहरा किया जाएगा, राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करेंगे, समाज में एक नया ध्रुवीकरण होगा। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जातीय जनगणना से सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई योजना ओबीसी वर्ग के लिए बनी है, लेकिन जब तक हमें यह नहीं पता कि ओबीसी की कुल संख्या क्या है, हम संसाधनों का सही आवंटन नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी इसका व्यापक असर होगा। पटना के एक छात्र ने कहा, हमें जानना चाहिए कि हम कितने हैं, तभी तो हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वहीं एक निजी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति बोले, मुझे डर है कि इस जनगणना के बाद हमारे मोहल्ले में जाति के आधार पर नए तनाव न पैदा हो जाए। और अब बात करें निष्कर्ष की तो जाति आधारित जनगणना भारत की सामाजिक आर्थिक नीतियों का चेहरा बदल सकती है। यह एक ऐसा दर्पण बन सकती है जिसमें हम देश की असल स्थिति देख सकते हैं। लेकिन यह दर्पण तभी उपयोगी होगा जब उसके पीछे ईमानदारी, पारदर्शिता और समावेशी सोच हो। सवाल यह नहीं है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं।
सवाल यह है कि हम इस जनगणना के नतीजों का उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। अब यह हम पर है कि इस सच्चाई का इस्तेमाल समानता बढ़ाने के लिए करें या फासले बनाने के लिए। भविष्य तय करेगा कि यह कदम सच में सामाजिक न्याय की ओर बढ़ा एक साहसिक कदम था या सियासत की एक और चाल।